हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अरावली पाठशाला पर। मैं पंकज माली आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज हम अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है विद्युत या इलेक्ट्रिसिटी। अब अपने आसपास अपने सब चीजें देखिए कि वहां पर इलेक्ट्रिसिटी का कुछ ना कुछ यूज होता है। आप जिस फोन में ये वीडियो देख रहे हो वो भी किससे चार्ज हुआ है? इलेक्ट्रिसिटी से। ये जो आप देख रहे हो ये पैनल है, ये भी किससे चल रहा है? इलेक्ट्रिसिटी से। लाइटें किससे चल रही है? इलेक्ट्रिसिटी से। तो ये जो सारे है ये क्या है? विद्युत है। ये ऊर्जा का ही एक रूप है। विद्युत ऊर्जा है, ये क्या है? एक ऊर्जा का ही एक रूप है। और आज के चैप्टर में हम पढ़ेंगे किस प्रकार से विद्युत ऊर्जा है वो जनरेट होती है, किस प्रकार से विद्युत का प्रवाह होता है, आवेश क्या होते हैं, विद्युत विभव क्या होते हैं, ओम का नियम क्या होता है, किस प्रकार से प्रतिरोध को अपने जो परिपथ में जोड़ा जाता है। अब सबसे पहले तो हम इस विद्युत वाले चैप्टर को समझने से पहले अपने घर के आसपास देखेंगे। आपको दिखेगा कि आपके घर में क्या है? एक लाइट बोर्ड का सॉकेट लगा हुआ है। इस सॉकेट से क्या जा रहे हैं? तार जा रहे हैं और वो किसी बल्ब में जाके कनेक्ट हो रहे हैं। अब जैसे ही आप क्या कर रहे हो, जैसे ही आप उसको जो स्विच है उसको ऑन करते हो तब बल्ब चालू हो जाता है, और जब आप स्विच को ऑफ करते हैं बल्ब क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। यह किस कारण से होता है? कि जो विद्युत धारा है, करंट आप बोल रहे हो कि जब तार में करंट फ्लो हो रहा है तब बल्ब जलता है, और जब तार में करंट फ्लो नहीं होता है तब ये जो बल्ब है वो बंद रहता है। अब सबसे पहले अपन एक चीज लेंगे जिसको बोलते हैं अपन विद्युत परिपथ। विद्युत परिपथ क्या होता है? विद्युत परिपथ देखो, विद्युत के जो चलने का पथ होता है उसको क्या बोलते हैं? विद्युत परिपथ। आपके घर में आपके स्विच बल्ब लगा हुआ, बल्ब से तार जुड़े हुए, तार से तार तार किससे जुड़े हुए? तार जुड़े हुए कहां पर? अपने जो स्विच होता है उससे, और घर की पूरी इलेक्ट्रिसिटी कार से बाहर से जुड़ी हुई थी। अब चाहे इसमें करंट फ्लो हो या ना हो, उसको क्या बोलेंगे अपन? विद्युत परिपथ ही बोलेंगे। तो धारा की सतत अथवा बंद पथ को, चाहे इसमें करंट फ्लो हो या ना हो, बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। परिपथ कहते हैं। अब एक अपन विद्युत परिपथ देखते हैं, ठीक है। ये अपन एक विद्युत परिपथ बनाते हैं। अब इसमें ये जो सारी चीजें इसको अपन बाद में यूज लेंगे, इसको भी अपन बाद में यूज लेंगे, इसको समझ के फिर यूज में लेंगे। अब सीधा साधा अपन घर पे जो अपन काम करते हैं वो कर देते हैं। हमारे पास है ये बैटरी, और ये इसका अपन एक स्विच लगा देते हैं, ठीक है। ये अब इस बैटरी के क्या होते हैं? तार जुड़े हुए होते हैं। क्या जुड़े होते हैं? इस बैटरी से तार जुड़े हुए रहते हैं इस प्रकार से। इस प्रकार से। और ये स्विच है, ये स्विच भी ऐसे जुड़ा हुआ होता है, और ये इस बल्ब से जुड़ा हुआ होता है ऐसे। इसका वापस कनेक्शन आ जाता है, ये आ गया, और ये इस बैटरी से ऐसे जुड़ा हुआ था। ऐसे ही होता है घर में अपने पूरे जुड़े हुए थे स्विच, बल्ब, और अपने जहाँ से करंट वाला वायर आता है वो। अब ये जो बैटरी होती है ये होता है एक तो प्लस चार्ज, इस पर क्या होता है? एक तो इसका सिरा होता है पॉजिटिव वाला, जिसको अपन प्लस सिरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसका? प्लस टर्मिनल। और एक होता है माइनस वाला, ठीक है। आप देखना आपके घर पर इन्वर्टर की जो बैटरी होगी उस पर भी प्लस और ये माइनस लगा, इसको अपन पूरा समझेंगे प्लस कैसे होता है, माइनस कैसे होता है, ठीक है। और ये होता है स्विच अपना, और ये यहाँ पर स्विच का कनेक्शन किससे होता है? बल्ब से। अब ये देखो, अभी इसमें क्या है? ये स्विच है बंद, ठीक है, और यहाँ पर करंट नहीं फ्लो है, तो ये पूरा एक क्या बन गया? एक सर्किट बन गया। अब इस सर्किट में अपन बहुत सी चीजें जुड़ सकते हैं, जैसे एमीटर जोड़ेंगे, जब धारा का मापेंगे तो इसमें ये एमीटर जोड़ेंगे, जब इसमें अपन क्या करेंगे? वोल्ट को मापेंगे तो वोल्ट मीटर जोड़ेंगे। उनको जोड़ेंगे कैसे वो भी अपन देखेंगे, ठीक है। तो अब मैं इस स्विच को क्या करूंगा? चालू करूंगा। जब इस स्विच को मैं क्या कर देता हूं? ऑन। स्विच जैसे ही मैं ऑन करूंगा तब क्या होगा? यहां से करंट फ्लो होगा। करंट अपने घर में भी फ्लो होता है, और फ्लो होने के बाद ये जो बल्ब है वो हो जाएगा ऑन। ये जो बल्ब है वो ऑन हो जाएगा। अब ये ऑन क्यों हुआ? कि यहां से जो चार्ज था वो चल के यहां पर गया। जब चार्ज स्थिर था, जब इसमें धन आवेश तथा ऋण आवेश है, वो क्या धन ऋण आवेश इसमें स्थिर था, तब इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हुई। लेकिन जैसे ही मैंने क्या किया
कि इस स्विच को ऑन किया तब ये चलने लग गया और चलेगा, तब विद्युत धारा इलेक्ट्रिसिटी पर क्या होगी, धारा प्रवाहित होगी। तो धारा कब प्रवाहित होती है, हमको यहां से पता चला कि जो आई है वो धारा कब प्रवाहित होती है, जब होता है आवेश है वो चलता है, आवेश चलता है, आवेश जो प्रवाह होता है तभी क्या होता है, विद्युत धारा का निर्माण होता है। अब ये जो विद्युत धारा आवेश 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 है क्या, अब इसको अपन ने समझ लिया, ये तो क्या है, विद्युत परिपथ। तो धारा के बंद तथा सतत पथ को क्या कहते हैं, विद्युत परिपथ कहते हैं। आ गया समझ में विद्युत परिपथ। अब अपन समझेंगे आवेश के प्रवाह, जब आवेश प्रवाह होता है तभी विद्युत धारा बहती है, और जितने समय में आवेश चलता है उसको भी अपन समय के साथ उसका क्या होती है, तुलना करते हैं कि जिस समय में आवेश, इस निश्चित, जैसे ये तार है, इस तार में से जितने समय में आवेश प्रवाह हो गया उसको अपन क्या बोलते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। अब इस विद्युत धारा को समझने से पहले इस आवेश भाई साहब को अपन को समझना है कि ये आवेश भाई है कौन। ठीक है, तो अब आते हैं अपन आवेश के ऊपर। देखो आवेश क्या होता है, तो आवेश पदार्थ का, किसी भी पदार्थ का मूल गुण होता है, आवेश पदार्थ का मूल गुण होता है। जैसे कि द्रव्यमान, किसी भी चीज में कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है, ये इसका मूल गुण है। तो उसी प्रकार कोई भी वस्तु होती है उस पर आवेश होता ही है, और आवेश को ना तो पैदा किया जा सकता है ना नष्ट किया जा सकता है। सिर्फ क्या किया जाता है, आवेश प्रवाह होते हैं एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, वो भी क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है वो धन आवेशित होता है, और जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है वो ऋण आवेशित हो जाता है। तो आवेश क्या है, सबसे पहले आवेश है वो पदार्थ का मूल गुण है। क्या है, पदार्थ का मूल गुण। अब आपने कहां पर आवेश देखा है, आप जब अब छोटी कक्षाओं में थे तब क्या करते थे, सिर के ऊपर स्केल रगड़ते थे और फिर क्या करते थे, कागज के पन्नों के पास लेके जाते थे, और क्या होते थे, वो पेज उससे चिपकते थे। अब ये चिपकने का कारण क्या है कि जब कोई वस्तु किसी को रगड़ते हैं तो उसके ऊपर आवेश क्या हो जाते हैं, आवेश आ जाते हैं। और आवेश कब होता है कि जब कोई प्लस प्लस वाला आवेश है, दो वस्तु दोनों धन आवेशित होती है, एक आवेश दो होते हैं, एक तो प्लस आवेश होता है, एक और ऋण आवेश, धन आवेश और ऋण आवेश। जो दोनों वस्तु अगर दोनों प्लस आवेशित वाली है तो ये तो एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित, ये एक दूसरे को क्या करती है, प्रतिकर्षण करती है। और जब विपरीत आवेश होते हैं, एक प्लस और एक माइनस वाला, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित, एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यहाँ पर अगर माइनस माइनस होता तो क्या करते, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते थे। इससे आपको आवेश का एक गुण पता हो गया कि समान आवेश होते हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और विपरीत आवेश होते हैं एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब ये जो आवेश होता है इसका मात्रक, आवेश को अपन, कोई भी आवेश कितना है उसको मापेंगे अपन कैसे, तो आवेश को मापते हैं, इसका मात्रक होता है कूलाम। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। आवेश का मात्रक क्या है, कूलाम। आवेश को मात्रक क्या है, कूलाम है। अब आवेश का मात्रक तो आ गया कूलाम। अब आवेश होता है वो क्या होता है, क्वांटीकृत होता है, मतलब वो एक निश्चित क्वांटम में होता है। तो जो आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है उसके अंदर जितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है उससे गुणा होता है, तो उसके बराबर क्या होते हैं, आवेश होते हैं। तो यहां पर इस प्रकार से होता है कि Q होता है, Q क्या है, आवेश कूलाम, ठीक है, एक कूलाम। अब वो Ne के बराबर होता है। N क्या है, यहां पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, N क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और ये E क्या है, ये E है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। तो जो एक इलेक्ट्रॉन होता है उस पर आवेश कितना होता है, हम पहले से बढ़ के आ रहे हैं, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। तो जो आवेश होता है वो उसमें इलेक्ट्रॉनों की जितनी संख्या बढ़ती जाएगी, यहाँ पर जैसे 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, 3 इलेक्ट्रॉन आ गए, 5 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो वहां पर क्या आ जाएगा, ये इसके गुणज में ही होता है। तो आवेश हमेशा क्या होता है, क्वांटीकृत होता है। Q इक्वल टू N आपको याद रखना है। अब अगर कोई आपको ये पूछे कि अगर एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये देखो, ये N क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E का मान अपन को पता है, और ये क्या बोल रहा है कि एक कूलाम आवेश, एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, आपको पूछे एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, तो आप कैसे ज्ञात करोगे,
तो यहां पर 1 कूलम आवेश बोल रहा है, तो Q की जगह पर रख दिया हमने 1। N हमको पता नहीं है, N हमको ज्ञात करना है, इलेक्ट्रॉन की संख्या ही पूछ रहा है, इलेक्ट्रॉन की संख्या ही हमको पूछ रहा है, तो N हमको ज्ञात करना है। और E का मान हमको पता है कितना, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक। अब 1 बटा ये कितनी, इसके ये बट्टे में आ जाएंगी, गुणा में, तो यहां पर आके बराबर की साइड में बट्टे में आ जाएंगी। जब इसको अपन आगे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा कि ये 10 की घात -19 ऊपर जाएगी तो प्लस के 19 हो जाएंगे, बट्टे में कितना आएगा 1.6। अब जब इसको अपन आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, पॉइंट हटेगा तो ऊपर 1 जीरो आ जाएगा, और 1 जीरो और लगा दो, नीचे आ जाएगा 16। पॉइंट के बाद कितने भी जीरो लगा सकते, 10⁻90। जब इसको अपन आगे सॉल्व करते हैं तो 6.25 इंटू 10⁻18 ये मान आता है। और ये क्या है, 1 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि 1 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, तो ये, ठीक है। तो ये आप ये मान आपको याद रखना है, ये जो मान है वो आपको याद रखना है, ये, ठीक है। ये जो मान है ये आपको याद रखना है। उसके साथ साथ ही आपको याद रखना है Q = NE, आवेश का मात्रक क्या है, कूलम, ठीक है। फेराडे भी होता है, लेकिन यहाँ पर आप सिर्फ कूलम को याद रखना है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है। और ये किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, ये तो ये हमने समझा आवेश को। समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, और विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो ये तो समझा हमने आवेश को। अब हम पढ़ लेते हैं आवेश को। तो आवेश क्या है, आवेश पदार्थ का मूल गुण है, जिससे न तो नष्ट किया जा सकता है, न ही उत्पन्न किया जा सकता है। और आवेश कैसी राशि है, अदिश है या सदिश है, तो आवेश है वो अदिश राशि है। अदिश का मतलब क्या है कि इसका केवल परिणाम होता है, इसकी दिशा नहीं होती है। और आवेश का मात्रक क्या है, तो आवेश का मात्रक है कूलम। आवेश का मात्रक क्या है, कूलम। और यह क्या होता है, क्वांटीकृत होता है, किसके मान से, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। और इसको व्यक्त कैसे किया जाता है, Q = NE, जहां पर N क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और E क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, और Q क्या है, Q है 1 कूलम। तो 1 कूलम आवेश पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, तो वो हमने ज्ञात किया, ये आपको याद रखना है, ये, ठीक है। 6.25 इंटू 10⁻⁻19। तो आवेश के बारे में सिर्फ आपको ये फैक्ट याद होना चाहिए, 1, 2, 3, 4 और 5। आगे समझ में, यही एग्जाम में पूछते हैं। अब हम आते हैं किस पर, आवेश को हमने समझ लिया। अब आवेश जब प्रवाह होता है तभी विद्युत धारा बहती है। जब अपन छोटे थे तब क्या करते थे, पीछे कुर्सी लगा के फिर जोर जोर से मारते थे। अब कुर्सी पर रुमाल से मारने पर क्या होता है, उसमें आवेश तो उत्पन्न हो जाता है, लेकिन करंट किसी को नहीं लगता है। जो अंदर बैठा है उस व्यक्ति को झटका लगता है, नहीं लगता है। अब आवेश उत्पन्न हो गए, लेकिन जब तो कोई दूसरा स्टूडेंट आके उस व्यक्ति को टच करता है, तब क्या हो जाता है कि उस स्टूडेंट में से आवेश प्रवाह होकर भूमि के अंदर चले जाते हैं। तो आवेश प्रवाह हो गए और तभी उस स्टूडेंट को क्या लगता है, झटका लगता है। अगर आवेश को प्रवाह को रोक दिया जाए तो करंट फ्लो नहीं होगा। तो विद्युत धारा किसे कहते हैं, कि आवेश जितने समय में प्रवाहित हो रहा है, तो आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ये जैसे ये कोई तार है, ये कोई तार है। अब इस तार के अंदर प्लस, जिसको होल्स बोलते हैं अपन, और ये माइनस है, जिसको इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ये दोनों आवेश उपस्थित तो है, लेकिन जब तक ये आवेश है ये प्रवाहित नहीं होंगे, तब तक विद्युत धारा नहीं बहती है। तो जब ये आवेश प्रवाह हो गए, और जितने समय में, एकांक समय में, जितने समय में, ये जो मान लो ये फिक्स क्षेत्र है ये, और यहां से जितने समय में जितना आवेश प्रवाहित होता है उसी को क्या बोलते हैं, विद्युत धारा बोलते हैं। तो I बराबर क्या होता है, Q/T। मतलब इस क्षेत्र से क्या होता है कि जितने आवेश प्रवाहित होंगे जितने समय में, वही क्या होगा, विद्युत धारा कहलाती है। तो अब आते हैं अपन विद्युत धारा पर। तो विद्युत धारा का पहली परिभाषा क्या हो जाएगी, कि विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा को एकांक समय में से किसी विशेष क्षेत्र से प्रवाहित आवेश के परिणाम के द्वारा व्यक्त किया जाता है। अब अपन समझते हैं विद्युत धारा को। अब किसको समझेंगे, विद्युत धारा को समझते हैं।
विद्युत धारा। तो अब ये तो आपको पता है कि आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, और विद्युत धारा को डिनोट कैसे करते हैं, आई से। और आवेश के प्रवाह की दर को, मतलब ये नीचे क्या है, समय, आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। परिभाषा आपको पूछे तो क्या लिखना है, सिर्फ आवेश के प्रवाह की दर, आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। अब इस विद्युत धारा है तो इसको मापेंगे, इस विद्युत धारा को मापेंगे, और इसको मापने के लिए एक यंत्र का उपयोग किया जाता है जिसको बोलते हैं एमीटर। तो विद्युत धारा को मापते किससे है, एमीटर से मापते हैं। और इसका मात्रक क्या है, मापन किससे किया जाता है, एमीटर से। और इसका मात्रक है वो क्या होता है, एम्पियर। विद्युत धारा को एम्पियर में मापते, किससे, एम्पियर में मापते हैं। एम्पियर को ए से डिनोट करते हैं, ऐसे कैपिटल ए से। अब कुछ छोटी धारा होती है जिसका मान बहुत कम में होता है, जैसे एम्पियर से भी छोटी यूनिट होती है, तो उसको कुछ धारा को अपन किससे मापते हैं, जिससे भी छोटी, मिली एम्पियर, एम ए, मिली एम्पियर। और 1 मिली एम्पियर कितने, किसके बराबर होती है, 1 मिली एम्पियर बराबर कितनी होती है, 10⁻³ एम्पियर के बराबर। मतलब कि क्या ये 1 एम्पियर है, 1 एम्पियर में अगर अपन नीचे क्या 3 जीरो और 1000 का भाग दे दे, तब आपको क्या मिलेगा, 1 मिली एम्पियर अपन को मिलेगा। तो एक जो मिली एम्पियर होता है वो कितने, 10⁻³ एम्पियर के बराबर होता है। और इससे भी छोटी होती है, उसको अपन माइक्रो एम्पियर में मापते हैं, किससे, माइक्रो एम्पियर। ठीक है। अब माइक्रो एम्पियर कितना होता है, 10⁻⁶ एम्पियर के बराबर। मतलब 1 एम्पियर के नीचे आप 6 जीरो का भाग दे दो, इसके बराबर ये इतनी छोटी इकाई होती है। तो ये सारी इकाई किसकी है, एम्पियर, मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर, किसकी, विद्युत धारा को मापने की इकाइयां है। क्या क्या समझ में आया आपको, विद्युत धारा I/T, एम्पियर, इसका एमीटर क्या है, इसका मापन करता है, मात्रक एम्पियर में मापते हैं इसको, मिली एम्पियर। और अब यहां से एक और मात्रक इस फॉर्मूले से आप निकालो, इस फॉर्मूले से आप एक मात्रक निकाल सकते हो कि ये जो क्या है, क्यू है, क्यू को अपन किससे मापते हैं, कूलाम। क्यू को किससे हम मापते हैं अपन, कूलाम। और बटे में क्या है ये टी, टी को अपन समय को किससे मापते हैं, सेकंड में। तो कूलाम बटा सेकंड भी एक इसका और मात्रक निकल गया, क्या है, कूलाम बटा सेकंड भी एक और मात्रक निकल गया। और अगर आपको पूछे ऐसा ही मात्रक क्या है, तो ये इसका एम्पियर है, वो इसका ऐसा ही मात्रक है। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया क्या क्या, आवेश का मात्रक कूलाम पर सेकंड या एम्पियर, ऐसा ही मात्रक क्या है, एम्पियर। इसका मात्रक एमीटर से अपन मापते हैं, ऐसा ही मात्रक क्या है, एम्पियर है। मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर से भी मापते हैं। यहां तक सारा समझ में आ गया। अब है कि ये देखो, ये तो हमने इसका परिणाम माप दिया, परिणाम मापने के लिए हमने एमीटर का यूज कर दिया कि धारा कितनी बह रही है, इसके लिए एमीटर का यूज कर लिया, मात्रक इसका है। अब एमीटर को मैं आपको एक बार दिखा देता हूं, ये इस प्रकार का ये अंतर होता है। जिस प्रकार से गाड़ी में अपन ऑडोमीटर से मापते हैं गाड़ी कितनी स्पीड से चलती है, उसी प्रकार विद्युत धारा मापने के लिए ये यंत्र होता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं अपन, एम्पियर। और एमीटर बोलते, क्या बोलते हैं इसको, एमीटर। और इस एमीटर को जो विद्युत परिपथ होता है, ये जो एमीटर होता है, इसको विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है, इसको जोड़ा जाता है श्रेणी क्रम में। इसको विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। कैसे क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। किस प्रकार से श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है वो अपन देखते हैं। देखो, कहा गया अपना परिपथ, ये रहा, ये रहा। अब ये है अपने पास एमीटर, क्या है अपना पास, एमीटर है। अब जब किसी भी चीज को अपन श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, जो तार सीधा जा रहा है उसी से जोड़ते हैं, मतलब जो बैटरी में विद्युत धारा है उसमें समान बहनी चाहिए। तो इसके लिए अपन क्या कर देते हैं कि यहां से मान लो ये जैसे अपन ने हटा दिया, और यहां पर अपन ने जोड़ दिया एमीटर, यहां पर अपन ने जोड़ दिया एमीटर को, और फिर इसको ये जोड़ दिया, यहां पर कनेक्शन कर दिया। ठीक है, ऐसे तब ये किसका, विद्युत धारा का मापन करेगा। यहां से जितना करंट फ्लो होगा उसका मापन
करेगा। तो इसको अपन ने किस में जोड़ दिया, श्रेणी क्रम में। ये सीधा तार होता है, इसको श्रेणी क्रम में। अब जब इसको पाशरों क्रम में जोड़ेंगे तब क्या करेंगे, इसको दो सिरों को लेकर इस प्रकार से पाशरों क्रम में, जो श्रेणी क्रम और पाशरों क्रम आगे जाके इसको अपन अच्छे से समझने वाले हैं। यहाँ पर आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि जो विद्युत परिपथ में एमीटर होता है उसको कौन से क्रम में जोड़ा जाता है, उसको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अब ये सारा तो हमने इसका परिणाम ज्ञात कर लिया। अब ये जो विद्युत धारा ये सदिश राशि है या अदिश राशि है, तो जो विद्युत धारा होती है वो कैसी राशि है, अदिश राशि है। कैसी है, अदिश राशि। लेकिन इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि विद्युत धारा की दिशा क्या होती है, विद्युत धारा की दिशा क्या होती है। अब सर आप तो बोल रही हो अदिश राशि है, लेकिन आप इसकी दिशा भी बता रहे हो, तो इसको अपन अच्छे से समझेंगे। जो विद्युत धारा है उसकी सबसे पहले ये कि ये किस दिशा में गति करती है, इसके लिए सबसे पहले जब इलेक्ट्रॉन की खोज हुई उससे पहले किसकी खोज हुई थी, प्रोटॉन की। किसकी, प्रोटॉन या धन आवेश की खोज हुई थी। तब यह माना गया वैज्ञानिकों के द्वारा कि जब किसी भी विद्युत परिपथ में जो विद्युत धारा की दिशा होती है वो कैसे होती है कि ये जो बैटरी का धन टर्मिनल है इससे इसकी दिशा में, जैसे धन टर्मिनल है प्लस है आवेश है उसकी दिशा में होती है। तो पहले यह माना गया कि जो विद्युत धारा की दिशा है वो धन आवेश की जो दिशा होती है उसके अनुसार होती है। लेकिन जब बाद में पता चला, जब आगे खोज हुई तब पता चला कि जो धन आवेश होते हैं, जो होल्स होते हैं, वो गति नहीं करते हैं बल्कि क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। और जिस दिशा में इलेक्ट्रॉन गति करते हैं उसके विपरीत दिशा में ही क्या होता है, उसके विपरीत दिशा में विद्युत धारा बहती है। तो मान लो ये इलेक्ट्रॉन होती है, ये देखो ये प्लस चार्ज है। अब इलेक्ट्रॉन कैसे गति करेंगे, इस तरीके से, माइनस इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है, ये इस प्रकार से ऐसे गति करेंगे और ये प्लस है, ठीक है। तो अब ये इस प्रकार से गति करेंगे तो विद्युत धारा की दिशा क्या होगी कि ये देखो ये ऐसे गति करके यहां पर आ गई, तो ये तो है इलेक्ट्रॉन की गति की दिशा ऐसे। अब इसके विपरीत दिशा में मतलब ये प्लस वाला सर, तो बात वो कि वो ये सिर्फ क्या है, उन्होंने अवधारणा दी कि होल्स गति नहीं करते बल्कि क्या इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। तो ये जो गति है वो किसके, धन आवेश ऋण आवेश है उसके विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉन की गति होती है या विद्युत धारा की दिशा होती है। तो अगर आपको कोई पूछे कि विद्युत धारा की दिशा क्या होती है, तो विद्युत धारा की जो दिशा होती है वह धन आवेश की दिशा या ऋण आवेश की विपरीत दिशा में होती है। आ गया समझ में। तो विद्युत धारा की दिशा क्या होती है, ऋण आवेश के विपरीत दिशा, ऋण आवेश या इलेक्ट्रॉन के गति की विपरीत दिशा, ठीक है। दिशा, अब इसकी दिशा है, विद्युत धारा की दिशा है, लेकिन इसको अदिश राशि क्यों कहते हैं, क्योंकि आप देखोगे कि ये जो कूलाम है वो भी कैसी थी, अदिश राशि। सेकंड है, इसकी भी कोई दिशा होती है कि एक सेकंड उत्तर दिशा में जा रही है, एक सेकंड पश्चिम दिशा में जा रही है, ऐसा नहीं है, दोनों ही अदिश राशि है। इसलिए इससे जो राशि जनरेट होती है वो भी क्या होती है, अदिश होती है। और दूसरा कि ये जो विद्युत धारा है यह सदिश योग के नियम का पालन नहीं करती है। सदिशों का जो योग होता है वेक्टर, उसके योग नियम का पालन नहीं करती है। किस प्रकार से, ये आप जब आगे की कक्षा में जाओगे तो सदिश और वेक्टर से पढ़ोगे तो बच्चे समझ में आएगा। देखो ये विद्युत धारा जब आगे आप विद्युत धारा बहती है, अब ये आगे जाके I1 और I2 में विभाजित हो जाती है और उसका मान सेम ही रहता है। इस वजह से क्या होता है, ये सदिश योग के नियम का पालन नहीं करती है, ठीक है। इसलिए कैसी राशि है, अदिश राशि है। तो यहाँ तक आप सब ये विद्युत धारा के बारे में सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विद्युत धारा का मात्रक आपको पता होना चाहिए, किससे मापते हैं, एमीटर से मापते हैं, किस एमीटर को कैसे जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, एम्पियर, मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर में मापते हैं, दिशा कौन सी है, ऋण आवेश की गति की विपरीत दिशा में, राशि कैसी है, यह अदिश राशि है। तो ये सारे क्या है विद्युत धारा के बारे में चीजें। अब अपन यहाँ पर समझ लेते हैं। विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा को एकांक समय में किसी विशेष क्षेत्र से प्रवाहित आवेश के परिणाम के द्वारा व्यक्त किया जाता है। विद्युत धारा आवेश बटा समय, ये सब आपको मैंने बता दिया। विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रॉनों का जो ऋण आवेश होता है उसके प्रवाह की दिशा के विपरीत दिशा में विद्युत धारा की दिशा होती है।
तथापि जिस समय विद्युत की परिघटना का सर्वप्रथम परीक्षण किया गया था तब इलेक्ट्रॉन के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। अतः विद्युत क्षेत्र को क्या माना गया, पहले यही माना गया कि धन आवेश का प्रवाह है वही क्या है, विद्युत धारा की दिशा। तो धन आवेश के प्रवाह की दिशा कोई विद्युत धारा की दिशा पहले माना था, लेकिन वास्तव में क्या है, धारा ऋण आवेश के प्रवाह की विपरीत दिशा कोई विद्युत धारा की दिशा मानते हैं। धारा का ऐसा ही मात्रक क्या है, एम्पियर। धारा का ऐसा ही मात्रक क्या है, एम्पियर है। क्या है, एम्पियर। और अब आपको पूछे कोई कि एक एम्पियर क्या है। अब ये जो मात्रक है एम्पियर, यह किसने दिया, आद्रे मेरी एम्पियर ने दिया था। किसने दिया, आद्रे मेरी एम्पियर ने इस विद्युत धारा के ए मीटर है, एम्पियर का मात्रक है, वो इस आद्रे मेरी एम्पियर के नाम पर रखा गया। धारा की दिशा होने के बाद भी यह कैसी राशि है, अदिश राशि है। कैसी राशि है, अदिश राशि, क्योंकि धारा की परिभाषा आवेश तथा समय के पदों के रूप में व्यक्त की जाती है तथा ये दोनों ही राशियां अदिश है। ये इतना याद करने की जरूरत नहीं, सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि ये एक अदिश राशि है। अल्प परिणाम की विद्युत धारा को किसके, मिली एम्पियर 10⁻³ और माइक्रो एम्पियर 10⁻³ से व्यक्त करते हैं। मापन, विद्युत धारा का मापन करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, एमीटर का उपयोग किया जाता है। किसका, एमीटर का उपयोग किया जाता है। और इसे परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में। किस क्रम में, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध 0 होता है। एक आदर्श प्रतिरोध एमीटर होता है, उसका प्रतिरोध 0 होता है। प्रतिरोध क्या होता है, जो धारा को रोकता है, धारा को जो रोकता है उसको प्रतिरोध बोलते हैं। जो एमीटर होता है उसमें जितना प्रतिरोध कम होगा उतना ही शुद्ध पाठ्यक कौन देगा, एमीटर। ठीक, ये पॉइंट आप याद कर सकते हो या छोड़ भी सकते हो। अब यहां पर एक चीज है वो हमने छोड़ दिए कि 1 एम्पियर की परिभाषित कीजिए। अगर आपको पूछे कि कोई 1 एम्पियर को परिभाषित कीजिए, कितना 1 एम्पियर क्या होगा, तो अब देखो ये धारा का सूत्र है। अब विद्युत धारा को 1 एम्पियर में मापते हैं, इसको मापते हैं कूलाम में और ये मापते हैं सेकंड में। तो 1 एम्पियर कब होगा, जब किसी परिपथ के किसी निश्चित क्षेत्र में से क्या 1 कूलाम आवेश 1 सेकंड में प्रवाहित हो जाए, तब धारा का मान क्या हो जाएगा, 1 एम्पियर आ जाएगा। देखो यहां पर 1 एम्पियर कब आएगा, आई, धारा का मापन किससे करते हैं अपन, आई में, ये लिखिए आई। अब इस कूलाम आवेश को मैं अगर 1 कर दूं और इस समय को भी मैं 1 कर दूं, तब 1/1 कितना आएगा, आई बराबर आएगा 1 एम्पियर। आई बराबर क्या आएगा, 1 एम्पियर आएगा। तो 1 एम्पियर की परिभाषा पूछते, 1 एम्पियर की परिभाषा पूछते हैं। तो 1 एम्पियर को कैसे लिखेंगे, 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर कितना होगा, क्यूब भी 1, टी भी 1 और वो आई, तब कितना आएगा, आंसर आएगा 1 एम्पियर। ठीक है, तो इसको परिभाषित कैसे करेंगे, जब किसी परिपथ के निश्चित क्षेत्र, फिक्स क्षेत्र है, क्षेत्र से एकांक समय, समय को कितना कर दिया है, एकांक समय में कितना आवेश, 1 कूलाम आवेश, 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है, तब धारा किसके बराबर होती है, तब धारा 1 एम्पियर होती है। ठीक है, Q का मान भी 1 और T का मान भी 1। या फिर आप ऐसे लिख सकते हो कि 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो जाए तब धारा 1 एम्पियर होती है। ठीक है, तो एकांक समय की जगह आप ऐसे भी लिख सकते हो, एक सेकंड में। ठीक है, तो ये 1 एम्पियर की परिभाषा पूछी जाती है। तो ये हो गया अपना कौन सी, विद्युत धारा के बारे में हमने आवेश को पढ़ा, फिर हमने समझा किसको, विद्युत धारा को समझा। स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप इसका। अब देखो एक न्यूमेरिकल इसका कर लेते हैं कि विद्युत परिपथ को हमने समझ लिया, किसके, धारा के सतत तथा बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। किसी विद्युत बल्ब के तंतु में
किसी विद्युत बल्ब के तंतु में 0.5 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो I का मान इसने दिया है कितना, 0.5 एम्पियर, और कितने समय में बहती है, 10। तो T दिया हुआ है इसने कितना, 10 मिनट। कितना दिया हुआ है, मिनट, लेकिन हमें अगर समय किसमें चाहिए, सेकंड में। विद्युत परिपथ में प्रवाहित आवेश का परिणाम क्या होगा, आवेश हमको ज्ञात करना है, Q ज्ञात करना है। तो हमको क्या पता है, I बराबर क्या होता है, Q अपॉन T, और T किसमें होता है, सेकंड में। अब ये 10 मिनट दिया हुआ है, इसको अपन सेकंड में बदलेंगे तो 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है, 60। तो टोटल मिला के समय कितना होगा, समय होगा 600 सेकंड। 60 इंटू 10, 600 सेकंड होगा समय। ठीक है, अब Q को अपन को ज्ञात करना है। ये I दिया हुआ कितना, 0.5 एम्पियर। T का मान Q अपन को यहां पर रख दिया, T रख दिया अपन ने 600। अब ये पॉइंट हटेगा, नीचे कितना आ जाएगा, 10। अब इनका क्या हो जाएगा, गुणा। तो 6 पंजे 30 और डबल 0 बटा 1 0 से 1 0 कट गया, और कितना आ गया, 300। और आवेश को किससे मापते हैं, कूलाम से। तो 300 कूलाम इसका आंसर है, कितना, 300 कूलाम। आ गया समझ में, तो इसका आंसर क्या होगा, 300 कूलाम। ठीक है, अब अगली चीज है विद्युत विभव या विभवांतर। विद्युत विभव या विभवांतर। अब देखो विभवांतर को अपन समझते हैं। विभवांतर को अपन समझते हैं। अब देखो कि क्या होता है कि आपने घर पर अपने आवेश का प्रवाह तो हो रहा है, आवेश का प्रवाह जब हो रहा है तब विद्युत धारा बहती है, लेकिन आवेश का प्रवाह कराना तो पड़ेगा। किस कारण से आवेश का प्रवाह होगा, कुछ तो बाहरी फैक्टर होगा जो उस पर काम करेगा और आवेश का प्रवाह कराएगा। जिस प्रकार से अपने घर पर जैसे पानी की पाइप है, उस पानी के पाइप के अंदर मैंने क्या भर दिया, उसके अंदर पानी भरा हुआ है, ठीक है, लेकिन वो पानी बहता नहीं है। क्यों नहीं बहता है, क्योंकि अब देखो वो का वो सेम कंडीशन किसमें, तार के अंदर इलेक्ट्रॉन भरे हुए, आवेश भरे हुए, लेकिन उनका प्रवाह नहीं होता है। अब अपन ने क्या कर दिया, पानी की जो पाइप है जिसमें पानी भरा हुआ, उसके एक सिरे को मैंने कर दिया ऊपर, एक सिरे को मैंने क्या कर दिया, ऊपर कर दिया, और किससे जोड़ दिया, मैंने पानी के टंके से जोड़ दिया। ऊपर छत पर पानी की टंकी है, उससे मैंने जोड़ दिया। अब क्या होगा कि जो पानी में से है वो पाइप में से पानी बहने लगेगा, और लगातार टंके में से पानी आता रहेगा, लगातार टंके में से पानी आता रहेगा। तो क्या हो जाएगा, दाब में अंतर हो जाएगा, और ग्रेविटेशन फोर्स है वो भी काम करने लगता है, जिसके कारण क्या होता है, ये पानी है वो बहने लगता है। अब देखो इसमें जिस प्रकार से दाबांतर उत्पन्न हुआ है, उसी प्रकार आवेश के प्रवाह के लिए विद्युत दाब पैदा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, विद्युत दाब पैदा करना पड़ेगा। एक वाले हिस्से को लेकर अपन ने क्या कर दिया, उसको एक वाले पर अपन को क्या करना है, उस पर विद्युत दाब ज्यादा कर देना है, एक पर कम। फिर क्या होगा कि वहां से आवेश प्रवाह होके कम, जहां पर कम साइड है वहां पर जाएगा। और जिस प्रकार से पानी की टंकी है, उसी प्रकार घर में क्या होता है, जो बाहर से बिजली आती है, पानी की टंकी क्या काम कर रही है, लगातार पानी को भेज रही है। तो उसी प्रकार से हमारे अंदर वहां पर भी क्या होता है कि बाहर से क्या होता है कि विद्युत विभवांतर पैदा होता रहता है, रासायनिक ऊर्जा पैदा होती रहती है, जो इसके अंदर क्या होता है, विभवांतर उत्पन्न करता है। तो वो काम कौन करता है, सेल या बैटरी। यहाँ पर हम अपने सेल या जो बैटरी लगाई है, ये काम क्या करेगा, दाबांतर उत्पन्न करने का काम करेगा। जिस प्रकार से ये क्या है, ये समझ लो पानी की टंकी लगी हुई है, और ये तार है, इस तार में क्या कर दिया, तार को ऊपर बांध दिया, उसकी वजह से पानी क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। तो जो विद्युत धारा के प्रवाह के लिए विद्युत दाब पैदा करना जरूरी है, और वही विद्युत दाब किसके द्वारा पैदा होता है, विद्युत विभव के द्वारा। किसके द्वारा, विद्युत विभव के द्वारा पैदा होता है। अब विद्युत विभव कहते किसको है, तो जब हमने पानी की पाइप को ऊपर किया तो उसमें कुछ ना कुछ हमने कार्य किया। क्या किया, कार्य किया। तो इसलिए जो विद्युत विभव है, ये वोल्टेज है, ये किसको कहते हैं कि ये जो तार है, इस तार में यहां पर जो आवेश पड़ा था, उसको मैंने यहां से लेकर यहां पर ला दिया, यहां से लेकर यहां पर ला दिया। अब यहां पर लाने में, इन दोनों जगहों के बीच में, मुझे यहां से यहां तक लाने में कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ता है। किसी भी चीज को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करने के लिए जो काम किया जाता है, उसी को क्या बोलते हैं, विद्युत विभव बोलते हैं। तो यहाँ पर जो आवेश है,
इस आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है उसी को क्या बोलते हैं अपन? विभवांतर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विभवांतर। तो अपन सीधा ऐसे लिख सकते हैं, V बराबर क्या है? W। और मैं किसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जा रहा हूं? आवेश को। तो विद्युत विभव V बराबर क्या होता है? W/Q। और इसको अगर दो बिंदु अगर दिए हुए, यहां पर मान लो कोई बिंदु A है और ये बिंदु है B, इस A बिंदु से B बिंदु तक मैं लेके जा रहा हूं, तो कार्य कितना होगा? VA माइनस VB बराबर V/Q। तो ये एक प्रकार से क्या है, जिस प्रकार से विद्युत पानी के अंदर जो दाब पैदा होता है उसी तरह यहाँ पर भी क्या विद्युत दाब उत्पन्न होता है और उसके द्वारा कार्य किया जाता है। तो विद्युत विभव की परिभाषा अपन क्या लिख सकते हैं कि किसी एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में, ठीक है, किया गया कार्य। अब एक इस आवेश को मैं क्या कर दूंगा? एक कर दूंगा। इस आवेश को मगर मैं क्या मान लूं? सिर्फ एक कूलाम आवेश है। तो एक एकांक आवेश को किसी एक बिंदु विद्युत परिपथ में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ही क्या कहलाता है? इसका विभवांतर कहलाता है। जैसे दाबांतर होता है उसी प्रकार यहाँ पर क्या है? विद्युत दाब उत्पन्न होता है, वो क्या होता है? विभवांतर। तो V बराबर Q/A। अब कार्य है, इसका मात्रक, कार्य का मात्रक हम सबको पता है क्या है? जूल। कार्य का मात्रक क्या है? जूल। और Q का कूलाम, आवेश का मात्रक क्या है? कूलाम। तो इसका देखो एक मात्रक तो ये बन गया जूल बटा कूलाम। और दूसरा जो विद्युत विभव होता है उसको अपन मापते हैं वोल्ट से। किससे मापते हैं? वोल्ट से। जिस प्रकार से एमीटर है तो इसी प्रकार जो एम्पियर है उसी पर विद्युत धारा का, तो उसको अपन क्या मानते हैं? इसको वोल्ट मापते हैं। और ये क्या है? एसआई मात्रक। क्या है इसका? एसआई मात्रक। यहां तक आपको समझ में आ गया? आ गया समझ में? या फिर अब इस आवेश को क्या करेगा? एकांक आवेश को, इस आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ही क्या कहलाता है? विभवांतर कहलाता है। तो इसकी परिभाषा अपन क्या लिखेंगे कि किसी परिपथ में, किसी विद्युत परिपथ में एकांक आवेश को, एक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? विद्युत विभव कहलाता है। अब बनाते अपने पीपीटी पर। इसको मापते किससे? ये अभी है। इसका मात्रक क्या है? वोल्ट। और इसको जो मापने का यंत्र है वो किससे मापते हैं अपन? इसको मापने के यंत्र को क्या बोलते हैं? वोल्ट मीटर। ठीक है। और इस वोल्ट मीटर को जो विद्युत परिपथ है उसमें किस क्रम में लगाते हैं? इसको लगाते हैं अपन पार्श्व क्रम में, पार्श्व या समांतर क्रम में। कैसे? आ जाते हैं अपने विद्युत परिपथ पर। ये अब ये देखो, ये कोई भी विद्युत परिपथ है। अब इसको, इसमें हमको क्या करना है? वोल्ट मीटर को लगाना है। तो इसको क्या करेंगे अपन? पार्श्व क्रम में जोड़ेंगे। तो इस प्रकार से लेकर इसके जो दो सिरे हैं, तार के दो सिरों से अपन क्या जोड़ेंगे? इसके समांतर जोड़ेंगे। तो इस प्रकार से इसको जोड़ेंगे। तो ये क्या होता है? इसको बोलते हैं अपन पार्श्व क्रम या समांतर क्रम। तो ये देखो पूरे परिपथ में ये सारी चीजें हो गई। ये है वोल्ट मीटर। इसको कैसे क्रम में जोड़ा है? पार्श्व क्रम में। और ये क्या बताएगा कि कितने विभव कार्य किया गया है, वोल्ट को मापेगा। और ये भी कैसी राशि है? ये भी एक अदिश राशि है। कैसी है? अदिश राशि है। तो यहां पर देखो विभवांतर क्या है? किसी विद्युत परिपथ में एकांक धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य इन दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर के बराबर होता है। जिस प्रकार से अपन दाबांतर क्या होता है? दाबांतर कि एक नली के एक साइड का दाब और दूसरे साइड का दाब, दोनों के बीच का अंतर ही क्या होता है? दाबांतर। उसी प्रकार विभवांतर भी क्या होता है कि विद्युत आवेशों का दोनों का अंतर क्या होता है? विद्युत, वही क्या कहलाता है? विभवांतर कहलाता है। तो किया गया कार्य W/ आवेश, ठीक है, इकाई जूल अपॉन कूलम। और इसका ऐसा ही मात्रक क्या है? वोल्ट। मैंने आपको समझा दिया है। बी को अनंत मानने पर अनंत पर विभव क्या होता है? अगर इस दूसरे बिंदु को अपन अनंत मान ले तो अनंत पर विभव शून्य होता है।
किसी विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रॉनों को गति प्रदान करने के लिए हमें किसी सेल या बैटरी का उपयोग किया जाता है। देखो विभवांतर तो उत्पन्न हो गया, अब इस विभवांतर को उत्पन्न करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, मैंने आपको पहले बताया किसको, सेल को। अब ये जो सेल विभवांतर जो पैदा हो गया, एक बार मान लो विभवांतर पैदा हो गया, जैसे मैंने नली को ऊपर ले लिया तो उसमें से पानी बहना शुरू हो जाएगा। ये विभवांतर तो पैदा हो गया, लेकिन इस विभवांतर को बनाए रखना है, धारा का प्रवाह अपन को सतत बनाए रखना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम इस नली को किससे जोड़ेंगे, पानी की टंकी से जोड़ेंगे। तो उसी प्रकार एक बार दाबांतर उत्पन्न हो गया, इस एक बार विभवांतर उत्पन्न हो गया है, लेकिन उस विभवांतर को कंटिन्यू बनाए रखने के लिए हम क्या करते हैं, बैटरी से जोड़ते हैं, बैटरी से या किसी बाह्य स्रोत से परिपथ को जोड़ते हैं। अब वो बैटरी क्या करेगा कि उसको, बैटरी के अंदर रासायनिक ऊर्जा होती है, वो उस इलेक्ट्रॉनों को क्या देती रहती है, जो इससे प्रवाह करते रहते हैं। किसी सेल अथवा बैटरी का उपयोग करते हैं। विभवांतर कैसी राशि है, अदिश राशि है। विभवांतर का मापन वोल्ट मीटर से किया जाता है। वोल्ट मीटर को सदैव उन बिंदु से पार्श्व क्रम में या समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है। और आदर्श वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध होता है वो है अनंत होता है। आदर्श वोल्ट मीटर होता है उसका प्रतिरोध अनंत होता है। क्यों? क्योंकि ये प्रतिरोध के आधार पर ही काम करता है। इसके अंदर से जितना धारा गुजरती है, तो जितने धारा को रोकेगा वो वोल्ट मीटर ज्यादा पाठ्यांक देगा। तो वोल्ट मीटर है वो क्या करता है, उसका वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होना चाहिए और एमीटर का प्रतिरोध क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। कितना हो जाए, शून्य होना चाहिए, वही आदर्श प्रतिरोध होता है। तो V बराबर क्या होता है, W/Q। तो ये सारा आपको पता होना चाहिए। तो ये क्या हो गया, ये है विद्युत विभव। अब कुछ न्यूमेरिकल्स अपन देख लेते हैं। 1 वोल्ट को परिभाषित करो। तो उसी प्रकार जिस प्रकार से अपन ने एम्पियर में किया था, क्या किया था कि 1 वोल्ट कब होगा, यहाँ पर जब मैं इस कार्य को भी कितना कर दूं 1, और कूलम को भी कितना कर दूं, आवेश को भी इतना कर दूं 1। तो V बराबर क्या करूंगा मैं, कार्य को 1 और कूलम आवेश को भी कितना 1। तो परिभाषा आप क्या लिखोगे कि जब किसी विद्युत परिपथ में 1 कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कार्य कितना हो, 1 जूल हो, तब वो किसके बराबर होता है, 1 वोल्ट के बराबर होता है। तो आप क्या लिखोगे कि 1 वोल्ट किसी विद्युत धारावाही चालक के 2 बिंदुओं के बीच 1 कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कार्य कितना हो, 1 जूल। सारा एक एक अपन कर देंगे तो उन बिंदुओं के विभवांतर को 1 वोल्ट कहते हैं। आगे समझ में। एक न्यूमेरिकल से ये भी अपन देख लेते हैं। 12 वोल्ट विभवांतर के 2 बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाएगा। तो विभवांतर V दिया हुआ कितना, 12 वोल्ट। आवेश कितना दिया हुआ है, Q दिया हुआ है 12 कूलम। और हमको ज्ञात क्या करना है, W ज्ञात करना। तो हमको पता है क्या कि V बराबर क्या होता है, W/Q। तो V आ जाएगा 12 वोल्ट और W कितना आएगा हमको ज्ञात करना है, Q आएगा 12, यहां पर आ जाएगा कितना, ये 2 कूलम है। दो कूलम, तो W कितना हो जाएगा, 24 जूल। कार्य को किससे मापते हैं अपन, जूल में मापते हैं, तो 24 जूल इसका आंसर होगा। तो इस प्रकार से हमने अभी आज के वीडियो में क्या समझा, हमने आवेश को समझा, फिर समझा विद्युत धारा को, और फिर क्या, विद्युत विभव को। जो कैसा दिखता है अपन को, सीधा जैसे दाबांतर होता है उसी प्रकार से विद्युत विभव होता है। और उस दाब को बनाए रखने का काम कौन करता है, विद्युत सेल या बैटरी, जो क्या करता है, निरंतर रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट होकर रासायनिक ऊर्जा उसमें खर्च होती है। जो दाबांतर बनाए रखने के लिए बैटरी काम करती है और उसमें खर्च क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा खर्च होती है, और वही ऊर्जा खर्च होकर किसमें, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। तो ये होता है 24 जूल। और अब अगले वीडियो में अपन पढ़ेंगे, हमने वोल्ट जो विभव है और धारा, इसके बीच में संबंध पढ़ेंगे, विभव और धारा के बीच में संबंध पढ़ेंगे। और फिर एक नई चीज आएगी, वो आएगा प्रतिरोध। और उसके साथ ही कल के वीडियो में हम पढ़ेंगे ओम के नियम को। तो ये सारी चीजें आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। इसमें से सवाल बनता है 1 नंबर के, तो वो आप इसमें से कि वोल्ट का मात्रक क्या है, विभव का मात्रक क्या है, धारा का मात्रक क्या है, इसके मात्रक, इस धारा का मात्रक का नाम किसके नाम पर, आद्रे मेरी पर पड़ा, ठीक है। इसी प्रकार से ये सारे छोटे छोटे प्रश्न आपको अच्छे से याद होने चाहिए। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। और अलावरी पाठशाला को सब्सक्राइब करना ना भूलें।